हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व पर ईवी रामास्वामी नायकर के क्या विचार थे उसको जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व पर ईवी रामास्वामी नायकर की समालोचना की चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्र के प्रति सरोकार को कभी भी व्यक्त नहीं किया गया। आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतकों ने भारतीय समाज को और भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रत्यक्ष कारणों की वजह से कई तरह से समझने की कोशिश की और इसे समझा भी। इसलिए राष्ट्र का निर्माण कभी भी एक जैसा नहीं हुआ। कुछ चिंतकों ने भारतीय पहचान को शामिल करने की कोशिश की, जबकि दूसरे चिंतकों ने खास पहचान जैसे धर्म, जाति, निर्जातीयता, लिंग, भाषा वगैरह के आधार पर भारतीय राष्ट्र को बनाने की कोशिश पर जोर दिया। आधुनिक भारत के कुछ महान चिंतकों में से एक चिंतक थे ई वेंकटरामा स्वामी नायकर, जिन्होंने विशिष्ट पहचानों का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही उसका समर्थन भी किया। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईवी रामास्वामी का हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी पर क्या विचार था। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार महान संत के नाम से मशहूर नायकर का जन्म एक धनी दस्तकारों के इरोड परिवार में हुआ। उनका विवाह 13 साल की उम्र में ही हो गया, लेकिन विवाह के 6 साल बाद वे साधु योगी बन गए। उसके बाद पूरे भारत में, खास तौर से हिंदू तीर्थ केंद्रों में घूमकर उन्होंने हिंदू धर्म और पुरोहित शोषणों को अनुभव किया। हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की आलोचना। हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के प्रति पेरियार की नकारात्मक अवधारणा का तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य प्रांतों की तरह तमिलनाडु में भी ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म ग्रंथों और कर्मकांडों का फायदा उठाया है। हालांकि ये ब्राह्मण कुल तमिल जनसंख्या का लगभग 3% थे, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान भी ये सार्वजनिक क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करते रहे। तमिलनाडु में औपनिवेशिक शासन से पहले हालांकि ब्राह्मणों का भूमि स्वामित्व या एकाधिकार नहीं था, लेकिन उनका वास्तविक रूप से लिपिकीय व्यवसाय यानी सरकारी नौकरियों पर एकाधिकार था, जिससे वे औपनिवेशिक शासन में दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से पश्चिमी शिक्षा हासिल करने में सफल हुए। नायकर के मुताबिक हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का अस्त्र था और ब्राह्मण हिंदू अभिमान के प्रतीक थे तथा उनके द्वारा सामाजिक अन्याय करना जारी रहा। नायकर ने हिंदू धर्म को एक नशा, अफीम कहा, जिसने ब्राह्मणों को संवेदनहीन बना दिया था और लोगों को परतंत्र कर दिया था। नायकर ने आर्यों पर देश में अन्यायपूर्ण और दमनकारी हिंदू धर्म व्यवस्था शुरू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक हिंदू द्रविड़ हो सकता है, लेकिन एक द्रविड़ हकीकत में न तो हिंदू हो सकता है और न ही हिंदू होगा। नायकर का विश्वास था कि हिंदू धर्म ने जातिवाद को अब तक कायम रखा है, इसलिए इसका विरोध किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह उन्होंने न केवल सार्वजनिक तौर पर पुराणों को परी कथाएँ कहकर उनका मजाक उड़ाया, बल्कि काल्पनिक और अप्रासंगिक तथा बहुत ही ज़्यादा अनैतिक भी बताया। कांग्रेस और महात्मा गांधी की आलोचना। नायकर कुछ समय के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता संघर्ष में काफ़ी सक्रिय रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सत्याग्रह में भी शामिल हुए और खादी का समर्थन भी किया, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जातीय कोटे के पक्ष में तमिलनाडु कांग्रेस से प्रस्ताव स्वीकार कराने के नायकर के प्रयास 1919 और 1925 में पूरी तरह विफल हो गए। इसके अलावा उनका गांधी के सामाजिक कार्यक्रम के पितृसत्तात्मक पहलुओं से मोहभंग हो गया था, जो उनके विचार में मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल था। पेरियार गांधी जी के वर्णाश्रम धर्म की नई व्याख्या के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि ये उस जाति व्यवस्था के हिसाब से नहीं था जिसने ऐतिहासिक ढंग से काम किया था। पेरियार ने गांधीवादी राष्ट्रवाद को प्रमुख परियोजना कहा, जो भारतीय समाज में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को तथा राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर भारत के महत्वाकांक्षी प्रभाव को बनाए रखना चाहती थी। नायकर चाहते थे कि पहले जातिवाद का मसला हल हो जाए, आज़ादी बाद में मिलती रहेगी, लेकिन गांधी जी पहले देश को आज़ाद कराना चाहते थे। दोनों में मतभेद इसी बात को लेकर था। नायकर का गांधी और कांग्रेस से बढ़ता हुआ असंतोष, जिसे उन्होंने
1925 से ही कुड़ी अरासू पत्रिका में व्यक्त करना शुरू कर दिया था। इसी पत्रिका के जरिए नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट एसोसिएशन की स्थापना करने की शुरुआत की। उच्च राजनीति में ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और हिंदू धर्म की मनुस्मृति को जलाया। उन्होंने कहा कि जो समानता की बात नहीं करता उसको जला देना ही बेहतर है। इसके बाद उन्होंने मौजूदा संस्कृति के विरोध में द्रविड़ सांस्कृतिक विकल्प विकसित किए। उन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का आयोजन किया, जिसका मकसद द्रविड़ों को ऊपर उठाना था और ब्राह्मण जो कि द्रविड़ों पर अत्याचार कर रहे थे उसको सबके सामने लाना था, जिनके जरिए वे हिंदू जीवन के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण किए हुए थे। इस प्रकार नायकर ने कहा कि ईश्वर को नष्ट कर दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, गांधी को खत्म कर दो और ब्राह्मण को भी नष्ट कर दो। नायकर के संघर्ष के तरीकों में हिंदू देवताओं जैसे राम और गणेश की मूर्तियों को नष्ट करना भी शामिल था। पेरियार का ऐसा मानना था कि राम और सीता बिल्कुल तुच्छ चरित्र हैं, यहाँ तक कि छोटे से छोटा प्राणी के द्वारा भी तारीफ करने के लायक नहीं। दूसरे रावण एक द्रविड़ वीर जैसे उत्तर में असुर बताया गया है, उसको उत्कृष्ट चरित्र का द्रविड़ चित्रित किया गया है। हालांकि मूर्तियों को तोड़ने और ईश्वर विरोधी जुलूसों की वजह से पेरियार की काफ़ी आलोचना भी हुई है, लेकिन वह अपने उग्र नज़रिए पर कायम थे और उनका मानना था कि मूर्तियाँ ब्राह्मणवादी विचारधारा और अंधविश्वास की निशानी है। नायकर का विमर्श। नायकर को ब्राह्मण विरोधी और ईश्वर विरोधी कहना अन्यायपूर्ण होगा। वे उग्र समाज सुधारक थे और उनका तय अभियान जो था वो हिंदू कट्टरवाद और रूढ़िवाद के खिलाफ था, जिसमें तर्कवाद और समाज सुधार भी शामिल था, जिसने तमिलनाडु के भूदृश्य को ही बदल दिया। उनके उग्र समाज सुधार के अभियान ने निम्न वर्ग की कल्पनाशीलता को आकर्षित किया। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में नायकर का एक मूल मकसद धर्म या परंपरा पर आधारित सभी तरह के अंधविश्वास को दूर करना था। आंदोलन से जुड़े किसी भी सदस्य को अपने माथे पर धर्म का चिन्ह लगाने या पहनने की अनुमति नहीं दी गई। सदस्यों को कहा गया कि वे अपने समारोह में ब्राह्मणों और पुरोहितों का बहिष्कार करें। नायकर का दावा था कि उनकी राजनीतिक छाप तमिल समाज में निम्न समूह वर्ग की उसी तरह मुक्ति के लिए था जिस प्रकार पश्चिम में उदारवाद से उच्च वर्ग था तथा पुरोहित प्रभुत्व का विरोध किया था। नायकर भौतिकवादी सत्ता की व्याख्या करके ज्ञान की विरासत से खुद को जोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रूसो, मार्क्स और इंगरसोल को प्रेरणा का जरिया बताया और ऐसे भविष्य की ओर इशारा किया जिसमें जाति विभाजन, कास्ट डिविजन्स और अंधविश्वास और पंथ निरपेक्षीकरण की जगह ले लेंगे और आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया जाएगा। नायकर की विचारधारा का खास पहलू और जिस तरीके से इसका प्रयोग एकजुटता के लिए किया गया वह प्रयोग उदारवाद के अनुकूल नहीं था। नायकर ने औपनिवेशिक ज्ञान को लेकर जातीय श्रेणियों को स्वीकार किया और राजनीतिक समुदाय में शूद्रों को प्राथमिकता दिलानी चाहिए। द्रविड़ एकजुटता। नायकर ने द्रविड़ समुदाय को खासतौर से बड़ी जातियों, तमिलनाडु की गैर ब्राह्मण हिंदू जातियों अर्थात तमिल भाषी हिंदू जो ना तो ब्राह्मण थे और न ही अनुसूचित जातियाँ थी, उन सबको एकजुट करने के बारे में विचार किया। 1937 में सी राजगोपालाचारी के कांग्रेस मंत्रालय के अधीन हिंदी स्कूलों में एक अनिवार्य विषय की तरह लागू कर दिया गया। इससे तमिल संस्कृति और उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपराओं का अपमान मानते हुए नायकर ने अपने पहले हिंदी विरोधी प्रचार में विद्रोह के काले झंडे दिखाए। इस अभियान ने सरकार को हिंदी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाने पर मजबूर किया। नायकर ने हिंदी को तमिल लोगों के लिए अधीनता माना, जिससे द्रविड़ राज्य की स्थापना करके ही बचाया जा सकता था। नायकर को 1938 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पार्टी ने संकल्प लिया कि तमिलनाडु को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए जो ब्रिटिश राज के प्रति निष्ठावान हो, सीधे भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन हो। द्रविड़ और गैर ब्राह्मणों, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम एक ही जातीय समूह और संस्कृति के थे जो आर्य ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग थे। 1944 में जस्टिस पार्टी का द्रविड़ कड़गम के रूप में पुनर्गठन किया गया। द्रविड़ कड़गम का मकसद खासतौर से आज़ाद संप्रभु को हासिल कराने के लिए घोषणा करना था।
इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इसके बाद पार्टी ने ब्रिटिश राज के प्रति अपना विरोध घोषित किया और नायकर ने द्रविड़ कड़गम के सभी सदस्यों से अंग्रेज़ों द्वारा दी गई सभी टाइटल्स छोड़ देने और राष्ट्रीय युद्ध मोर्चे से जुड़े सभी ओहदे से रिज़ाइन के लिए कहा गया। एंड आफ्टर दैट, इस आंदोलन और कार्रवाई के बाद आंदोलन का सम्मान बढ़ा और द्रविड़ कड़गम को अब अंग्रेज़ों का दास नहीं समझा गया, जैसा कि जस्टिस पार्टी शुरू में समझी गई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।